हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूनिट पर केजी का कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, यूनिट पर केजी का डिपेंड करता है आप किस टाइप का मटेरियल चला रहे हो। और जैसे कर्टन चला रहे हो, कार्डेट चला रहे हो, या फोम चला रहे हो, या सिंथेटिक चला रहे हो, या सिंथेटिक और कॉटन ब्लेंड चला रहे हो, तो सब डिफरेंट डिफरेंट आता है यूनिट पर केजी। और सबसे बढ़िया चीज़ ध्यान रखो, और मशीनरी का भी ध्यान रखो कि सबसे पुराना मॉडल चला रहे हो क्या, या नया मॉडल चला रहे हो। नया मॉडल जितना चलाओगे तो उतना कम यूकेजी आएगा, जितना पुराना मॉडल चलाओगे तो उतना यूकेजी ज़्यादा आएगा। और जैसे आप ऑटोट्रोफिक प्लांट में हो या मैनुअल प्लांट चला रहे हो, ऑटोट्रोफिक प्लांट में हमेशा पावर कट ज़्यादा आता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मोटर रहता है और बीटीएस लगा रहता है, और वो ऑटोमेटिक सब डफिंग वगैरह होता है। लेकिन ऑटोमेटिक डफिंग में यूनिट पर केजी थोड़ा सा मतलब ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत कवर हो जाता है। और देखिए, सबसे पहले ये दो काम करता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोसेस कास्ट रिड्यूस्ड। अगर आपकी यूकेजी कम आता है तो प्रोसेसिंग के लिए जो कास्ट लगता है, जैसे अपना कपास से धागा बनानी है, जो प्रोसेसिंग कास्ट जो होता है, बिजली जो खपत होता है, वो कम होता है यूनिट पर केजी जब कम आता है। और कंट्रीब्यूशन पर केजी इंक्रीज, जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होता है, वो यूनिट पर केजी जब कम आएगा कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, तो मिल में खुशहाली रहता है, प्रॉफिट होता है, तो मिल आगे तक चलता है। और जिस मिल में यूनिट पर केजी ज़्यादा आता है वो मिल लॉन्ग रन में चल नहीं पाता। और यूनिट पर केजी जो होता है वो क्या होता है, देखो उसमें क्या होता है, कस्टिंग का ऊपर डिपेंड करता है। समझ लो एक आपने केंद्र शासित एरिया में मिल लगा, मतलब सिलवासा में लगा, या डीएनएच में लगा, या जहाँ मतलब केंद्र शासित एरिया में लगा जहाँ पे बिजली का कष्ट कम है, या ऐसा भी स्टेट में लगा जब बिजली का कस्टिंग कम आता है, तो वो जगह पे भी यूनिट थोड़ा ज़्यादा रहेगा तभी मैनेज हो जाता है। लेकिन जहाँ पे यूनिट पर कास्ट जो ज़्यादा होता है वो जगह में बिल्कुल गुंजाइश नहीं रहता, और वो मिल सर्वाइव करना दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए जगह टू जगह भी, स्टेट टू स्टेट भी वेरी करेगा, हाँ इसका कितना कस्टिंग बैठेगा। तो कुल मिला के हमेशा कोशिश करें यूनिट पर केजी कम आए। तो स्टेट वाइज क्या बेनिफिट है, क्या है, वो अलग चीज़ है। तो सबसे पहले देखिए एक्शन प्लान क्या क्या है, और इसको बारीकी से इसको स्टडी कीजिए। ये सब चीज़ करोगी तो आपकी यूनिट पर केजी कम आएगा। ठीक है, तो सबसे देखो, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ स्पीड। ऑप्टिमाइजेशन स्पीड में मतलब सब आ गया, कार्डिंग है, ड्रॉप फ्रेम है, सिंपलेक्स है, रिंग फ्रेम है, ऑटो कलर है। आप मैक्सिमम लेवल तक स्पीड रखना, और सब्जेक्ट टू क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। समझ लो कार्डिंग में आपकी 160 एमपीएम चला रहे हो, आपकी नेप्स लेवल ठीक ठाक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऑप्टिमाइजेशन मतलब इसको 160 की जगह 180 कर दो और नेक्स्ट लेवल बढ़ जाए, नहीं। क्वालिटी का मेंटेन करके जितना मैक्सिमम स्पीड ले सकते हो वो ले लेना। और ये सब डिपार्टमेंट के लिए मतलब कार्यकारी होता है, चाहे आप कार्डिंग हो, ड्रॉप फ्रेम हो, सिंप्लेक्स हो, रिंग फ्रेम हो, ऑटो करना, हर जगह कोशिश करना मैक्सिमम स्पीड ले, और क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज ना हो, उसी हिसाब से स्पीड लेना। अचीव टारगेट जीपीएस। जब आपने मैक्सिमम लेवल स्पीड लिया तो आपके क्या होगा, टारगेट जीपीएस जो अटेंड हो जाएगा, और टारगेट जीपीएस अटेंड हो जाएगा तो अपना यूकेजी कम आएगा। डू नॉट अलाउ आइडल स्पिंडल। आइडल स्पिंडल मतलब जैसे सिंपलेस्ट है, रिंग फ्रेम है, कहीं पे आइडल स्पिंडल ज़्यादा नहीं चलानी। आइडल स्पिंडल में क्या होता है,
मशीन फुल चलता है लेकिन जो जो स्पिंडल आइडल होता है उसमें धागा नहीं बनेगा, तो वो लसेस हो जाता है। नेट प्रोडक्शन जब निकालते हैं उसमें कम आ जाता है। तो आइडल स्पिन चाहे सिंपलेस रिंग फ्रेम नहीं चलना चाहिए। कहीं कहीं तो क्वालिटी कंट्रोल वाला बहुत शक्ति कहता है, कहीं रिंग फ्रेम में आइडल चलता है, सिंपलेस में आइडल चलता है, वो बिना बताए बंद कर देगा और प्रोडक्शन हेड को बता देगा ये मशीन मैंने बंद रखा, इसमें आइडल चल रहा था, इसको सही करो फिर चालू करो। ये बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है यूकेजी कम लाने के लिए। डू नॉट अलाउ सिंगल डिलीवरी। ये सिंगल डिलीवरी क्या होता है देखो, जैसे आपके ब्रेकर का 2 डिलीवरी रहता है, तो कभी कभी क्या होता है जब लाइट शिफ्ट पड़ता है ना, वो प्रोडक्शन दिखाने के चक्कर में कभी कभी एक साइड खाली चला देते हैं, या बीएसएस हो गया, माल कम पड़ा, रात भर एक साइड खाली चला दिया, सुबह दोनों साइड करके दे दिया। तो ये ऐसे करना सीखा, ये एक बैड प्रैक्टिस है। और इसमें खाली कारीगर इन्वॉल्व नहीं, इसमें ड्राइवर सुपरवाइजर भी इन्वॉल्व रहते हैं। वो लोग अगर अलाउ करेंगे तब सिंगल डिलीवरी चलता है, कारीगर अपनी मर्जी से नहीं कर पाएगा। और कभी ऐसा होता है तो इसको आप मना करना, सिंगल डिलीवरी चलाओगे तो उसी हिसाब से पावर खा लेगा, डबल डिलीवरी का प्रोडक्शन निकलेगा एक डिलीवरी का। सिंगल डिलीवरी बिल्कुल नहीं चलाना। डू नॉट रन कार्ड एम्प्टी। कभी कभी क्या होता है गाड़ी में खाली चलाते रहते हैं, मतलब स्लाइवर नहीं निकलता, सिलेंडर डफर सब चलता रहता है। कभी भी पूछो क्या है ना, कार्ड थोड़ा लोड हो गया था खाली चला, ठीक है लोड हो गया खाली चलाएगा, लेकिन कितना देर चलाएगा उसका भी एक लिमिटेशन है। 1 घंटा चला लिया, आधा घंटा चला लिया, कभी कभी 4-4 घंटा खाली चलाते रहते हैं। ऐसे कभी अलाउ नहीं करना मशीन, कार्डिंग मशीन खाली चलाना। रन आरएस प्लांट आज पर नेट, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो आरएस प्लांट में बहुत बड़ा बड़ा मोटर रहता है, सप्लाई फैन, रिटर्न फैन, ये सब रहता है। इसमें क्या होता है कभी कभी जैसे अभी बारिश का मौसम है, जैसे एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, बारिश का मौसम में अपन सप्लाई एयर का जरूरत नहीं है, खाली रिटर्न चलाते हैं। और बारिश का मौसम में सबसे कम यूकेजी आता है, और गर्मी का मौसम में, ठंडी का मौसम में यूकेजी ज़्यादा आता है। तो बारिश में जितना बचाएगा तो गर्मी में ठंडी में उतना आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो इसीलिए जो आपके आरएस प्लांट में समझ लो एक रिम फ्रेम खाता 30-35 हज़ार का है, 5 सप्लाई फैन है, तो कोशिश करो अगर 4 में चल जाता है 4 चलाओ, 1 बंद कर देना। या रिटर्न फैन 5 है तो आपको अगर 4 में चल जाता है 4 चलाओ। नहीं तो आरएस प्लांट समझ लो आपकी 40,000 स्पिंडल का है, मैं बोल रहा हूँ 10,000 स्पिंडल बंद पड़ी है किसी भी कारण से, लेबर शॉर्टेज में बंद पड़ी या जो भी है, तो लेबर शॉर्टेज अगर बंद पड़ी है तो उसी हिसाब से आरएस प्लांट चलाओ। आरएस प्लांट का कोई जरूरी नहीं है कि मशीन भी कम चले पूरा आरएस प्लांट चला दो, ऐसे कभी नहीं करना। आरएस प्लांट आज पर नीड के हिसाब से चलाओ। बैलेंस बैक प्रोसेस आज पर रिम फ्रेम। देखो रिम फ्रेम डिपार्टमेंट में जितना रिम फ्रेम चलाओगे उसी हिसाब से सिंपलेक्स चलाओ, उसी हिसाब से ड्राइंग चलाओ, उसी हिसाब से कार्डिंग चलाओ। बैलेंसिंग करोगे तब जाके आपकी यूकेजी कम आएगा। ऐसे नहीं कि आप रिम फ्रेम 40 में से 30 चला रहे हो, पीपा ट्रिप फुल चला दिया, ऐसे कभी नहीं करना। कभी करोगे तो यूकेजी कभी अटेंड नहीं कर पाओगे। उसके बाद देखो बैलेंस ऑटो कॉर्नर आज पर रिम फ्रेम में ऑटो कॉर्नर भी रिम फ्रेम के हिसाब से सेट करो। रिम फ्रेम जितना चलाओगे उसी हिसाब से ऑटो कॉर्नर चलाओ, ज़्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। और ये सबका होने के बाद में मैन पावर स्ट्रांग रखो। मैन पावर लेबर साइड में कोई मशीन बंद ना रहे, मैन पावर स्ट्रांग रखना है पूरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखो। उसके बाद देखो स्ट्रांग बैक स्टॉप सफिशिएंट, स्ट्रांग बैक स्टॉप सफिशिएंटली, मतलब बैक स्टॉप जो होता है पीछे का मटेरियल का जो स्टॉक है, इसको हमेशा स्टॉक बराबर रखो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपकी समझ लो 20 टन का प्रोडक्शन है पर डे का, तो सिंपलेस्ट में एनी टाइम 8 टन का प्रोडक्शन, मतलब 40% एक्स्ट्रा स्टॉक रहना चाहिए, तब जाकर आपके रिम फ्रेम खाली नहीं चलेगा।
और डू नॉट रन सिंपलेस्ट रिम फ्रेम इन BSS कंडीशन। रिम फ्रेम में अगर BSS है, जैसे आपकी 1200 स्पिंडल का मशीन है, कभी कोई माल कम पड़ गया, 400 स्पिंडल है, एक साइड खाली हो गया, तो इसको कभी चलने नहीं देना, इसको बंद कर देना, माल पूरा हो जाए तब चालू करना। और सिंपलेक्स में भी कभी माल स्पिंडल कम पड़ी, माल कम पड़ा तो आधी सिंपलेक्स चला दिया, दौड़ा दिया, ये नहीं करना। और दूसरा चीज देखो, एक लड़का है LRO, LR होता है लॉट रनआउट। लॉट रनआउट जो होता है सिंपलेक्स में रिंग में बहुत ज़्यादा हर्जा हो जाता है। जैसे रिंग फ्रेम में लॉट रनआउट जब होता है तो बिल्कुल 200 स्पिंडल तक ले लेते हैं, उससे कम आएगा तो बंद कर देना, फाइनल करना, और कोशिश करना सिंपलेक्स का राउटिंग ऐसा रखना तो रन आउट वगैरह आसानी से हो जाए। नहीं तो छोटा रिंग फ्रेम रखना। रिंग फ्रेम होता है 72 स्पिंडल, 96 स्पिंडल, हाँ, ऐसे छोटा रिंग फ्रेम रखना लॉट रन आउट के लिए। छोटा रिंग फ्रेम रखोगे लॉट रन आउट में, जैसे आपके समझ लो 16 से 25 का रिंग फ्रेम है, तो 400-500 बॉबिन बच गया, रिंग फ्रेम पूरा कट गया, तो 400-500 बॉबिन जो बच गया, ये 72 स्पिंडल वाला रिंग फ्रेम या 96 वाला स्पिंडल रिंग फ्रेम एक दो रखना, उसमें माल लगा कर चालू करना। छोटा रिंग फ्रेम पावर कंजप्शन कम रहेगा, लॉट रन आउट हो जाएगा। तो बड़ी रिंग फ्रेम में कभी लॉट रन आउट का कोशिश नहीं करना। बड़ी रिंग फ्रेम जो करते हैं मजबूरी में करता है, जिसका पास छोटा रिंग फ्रेम नहीं है, तो लॉट रन आउट का ध्यान रखना। उसके बाद देखो इल्यूमिनेट डिपार्टमेंट आज पर नेट। आप डिपार्टमेंट में लाइट वगैरह उतना चलाओ जितना आपको जरूरत है। जैसे अपने घर के अंदर जहाँ अपन रहते हैं वहीं लाइट जलाते हैं, पंखा जलाते हैं, बाकी जगह हमेशा बंद करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो घर का भी बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ऐसे मतलब डिपार्टमेंट में जितना लाइट जिसको तो जिस डिपार्टमेंट चाहिए उतना जलाइए, फालतू लाइट नहीं जलाए। उसके बाद कीप कट्स लेवल आज लो आज पॉसिबल। ऑटो कॉर्नर में कट्स लेवल कम रखो, क्योंकि ऑटो में कट्स लेवल ज़्यादा रहेगा, कंप्रेस एयर कंजप्शन उतना बढ़ जाएगा, बार बार वो सेक्शन आर्म उठेगा गिरेगा, तो मतलब कंप्रेस्ड एयर का कंजप्शन बढ़ जाएगा, तो कंप्रेसर ज़्यादा चलानी पड़ेगी। कंप्रेसर ज़्यादा चलाओगी तो बिल ज़्यादा आएगा। उसके बाद देखो वेस्ट जनरेशन आज लो आज पॉसिबल। ये वेस्ट जनरेशन जो होता है ना हर खाते का, जैसे कार्डिंग स्लाइबर हुआ, ड्राइंग स्लाइबर हुआ, सिंपलेस रोबिंग हुआ, रिंग फ्रेम का नीमाफिल फैन हुआ, हार्डवेस्ट हुआ, ऑटोकोन का हार्डवेस्ट हुआ, ये हर जगह का वेस्ट जो जनरेशन होता है कम करना। वेस्ट जितना ज़्यादा रहेगा, देखो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगेगा, लेबर लगेगा, पावर लगेगा, लेकिन आपके एंड प्रोडक्ट जो धागा बनना चाहिए नहीं बन पाएगा कि वेस्टेज ज़्यादा हो गया। तो वो वेस्टेज ज़्यादा हो गया, क्या करोगे, इसको लेके फिर मिक्सी में डालोगे या सेल करोगे। मतलब वो कुल मिला के वेस्ट जनरेशन हर जगह से कम होनी चाहिए, ध्यान रखना। टेक करंट कंज्यूम ऑफ ऑल मोटर्स, जो रिंग फ्रेम में हो या सिंपलेस हर जगह का, हेब्रिड प्लांट का हो, हर जगह जहाँ जहाँ मोटर लगा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को एक एडवाइस करना, इसको कम से कम 15 दिन में एक बार करंट चेक करें। करंट चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा कौन सा मशीन में क्या प्रॉब्लम है, कौन सा मोटर जाम है, रोटर जाम है, क्या है, या मशीन जाम है, कैसे मालूम पड़ेगा। हर मशीन, जैसे समझ लो मैं आपको बोल रहा हूँ रिंग फ्रेम समझ लो 4 मशीन 20 काउंट में, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, देखो 4 मशीन आपके 20 काउंट में, 4 रिंग फ्रेम आपके 20 काउंट में, तो उसमें समझ लो 4 मशीन 20 काउंट, स्पिंडल कैपेसिटी सेम है, काउंट भी सेम चल रहा है, तो उसमें चारों का करंट एक जैसा खींचना चाहिए। समझ लो एक मशीन में करंट ज़्यादा खींच रहा है, तो इसको क्या करना, सबसे पहले तो उसका बेल्ट उतार देना मेन मोटर का, और मोटर का करंट नापना कितना खाली मोटर ले रहा है, फिर बेल्ट चढ़ा के फिर मशीन का करंट लेना। उसमें मालूम पड़ेगा अगर मोटर खाली बेल्ट में अगर मोटर बराबर करंट खींच रहा है जितना एम्पियर होना चाहिए, तो इसका मतलब मोटर सही है। अगर बेल्ट लगा दे तो अगर ज़्यादा करंट खींचता है बाकी मशीन से,
तो ये समझ लो मशीन में कहीं गियरिंग जाम है, बियरिंग जाम है, तो इसको ट्रेस आउट करके सही करना जरूरी है। ऑल मोटर्स मस्ट ग्रीजिंग इन टाइम। इलेक्ट्रिकल मोटर सब मशीन ग्रीजिंग होना चाहिए। मशीन में हमेशा ग्रीजिंग वगैरह जहाँ जहाँ करना चाहिए। ट्रेस आउट हाई पावर कंजप्शन रिम फ्रेम, वही पता है आपको, जो पावर ज्यादा कंजप्शन होता है जो रिम फ्रेम में, इसको आप मार्किंग करो, ये मशीन में ज्यादा करंट क्यों जा रहा है। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वाले का इनको डायरेक्ट लिखित में दो कि ये मशीन क्यों ज्यादा करंट खींच रहा है, इसको चेक करो। उसके बाद देखो फाइंड आउट द रीजन ऑफ हाई पावर कंजप्शन, वही बता, मतलब रीजन मतलब वही होता है इलेक्ट्रिकल है या मेंटेनेंस है, तो वो फाइंड आउट करो कोई किस कारण से वो ज्यादा करंट खींच रहा है, फिर इसको अटेंड करो। यूज टीएम आज लो आज पॉसिबल इन सिंपलेक्स एंड रिफ्रेम। रिफ्रेम सिंपलेक्स में टीएम कम से कम यूज करो, जितना कम टीएम यूज करोगे उतना पावर कंजप्शन कम रहेगा। accumulate backstop स्टॉप प्रिपरेटरी वन चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अब जैसे मतलब सिंपलेक्स का जो बॉबिन वगैरह है, ड्रॉपटन का क्या है, कार्डिंग का क्या है, मैं बोल रहा हूँ 6 दिन नॉन स्टॉप चलाओ, कभी बंद मत करो। 7वां दिन पूरा प्रिपरेटरी बंद करो, मतलब 12 घंटा करो या 24 घंटा करो, जैसे भी वो बहुत बढ़िया स्टॉक रखने का, पूरा दिन बंद कर दो, प्रिपरेटरी बंद रखना, उसका ऊपर का लाइट बंद रखना, कोई आदमी भी नहीं लगेगा, मैन पावर का भी सेविंग हो जाएगा, पावर का भी सेविंग हो जाएगा। उसी हिसाब से आपको मटेरियल स्टक करना पड़ेगा। उसमें बिजली का जो खपत है, एक दिन जैसे प्रिपरेटरी नहीं चलाओगे, अगर रिंग फ्रेम चल गया तो अगला दिन से फिर दिया लगाना 6 दिन, तो उसमें क्या होता है पावर का बहुत बचत होता है अगर प्रिपरेटरी एक दिन बंद कर देता है। टेक रेसिडेंशियल पावर कंजप्शन। रेसिडेंशियल पावर कंजप्शन क्या होता है, वर्कर कॉलोनी है, स्टाफ कॉलोनी है, तो उनका अंदर अवेयरनेस लानी पड़ेगी, ये तो पावर का लिमिटेशन देना पड़ेगा। जैसे वर्कर का 80 यूनिट तक फ्री है, उसके ऊपर होगा तो आपको बिल भरनी पड़ेगी। स्टाफ का समझ लो 120 यूनिट तक फ्री है, उसका ऊपर होगा बिल भरनी पड़ेगी। मैनेजर है तो 150 यूनिट कर लो, और जीएम वीपी है तो 200 यूनिट कर दो। कुछ तो एक टॉलरेंस देना, इतना तक यूनिट आपको फ्री है, उसके ऊपर आप यूज करोगे आपको पैसा देने पड़ेगा। वो लोग क्या करेंगे, अपने कंट्रोल में रखेंगे। फिर CFL लाइट इन होल डिपार्टमेंट, जो रूप में हर जगह में CFL लाइट लगाइए जिसमें बिजली कम खपत होगा। राइट इन पर केजी एंड डिस्प्ले डेली बेसिस, ये क्या अवेयरनेस के लिए, मतलब कारीगर लोग को जानकारी देने के लिए, स्टाफ लोग को जानकारी देने के लिए। डिस्प्ले बोर्ड में डेली प्रोडक्शन इतना, यूनिट इतना खत्म हुआ, यूकेजी इतना। एक बार डिस्प्ले बोर्ड में आप जरूर इसको लिखिए, डेली लिखिए, ताकि इसको पढ़े देखे कि हम कौन सी जगह में खड़े हैं, अपन क्या कंट्रोल करना चाहिए वो मालूम पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मस्ट कैलकुलेट यूकेजी एंड डेली बेसिस। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का पहला काम है आते ही सुबह सुबह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कितना 24 घंटे का प्रोडक्शन आया नोट करें, फिर उसने जाके अपनी एल्टी रूम में देखे कितना पावर कंजप्शन हुआ, तो यूनिट पर केजी निकालना, उसमें कितना, मतलब समझ लो आपके, मैं बोल रहा हूँ यूनिट यहाँ समझ लो 6000 यूनिट है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ 6000 यूनिट है, तो इसमें समझ लो आपके प्रोडक्शन आया कितना, 1000 किलो, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो 6000 में ये 1000 डिवाइड करोगे 6 यूनिट पर केजी, ये होता है कैलकुलेशन। तो पहले यूनिट कितना है देखो, प्रोडक्शन नेट प्रोडक्शन कितना है उसको डिवाइड करेगा, यूनिट पर केजी आ जाएगा। तो उसी हिसाब से वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डेली प्रोडक्शन वाला से लेगा रिपोर्ट और बनाएगा। ट्राई टू चेंज ओल्ड मशीन एंड इरेक्ट मॉडर्न मशीन। वो जो पुराना जमाने का मशीन है, कोशिश करो इसको कम से कम रखे, और जैसे जैसे नया नया मशीन आता है, कम पावर कंजप्शन वाला मशीन आता है, तो वो वाला लेना, तो उसमें आपके फायदा होगा। ट्राई टू चेंज हो गया। यूज मैक्सिमम स्पिंडल कैपेसिटी रिम फ्रेम्स। रिम फ्रेम देखो, जैसे आपके
हम लोग जब कैरियर स्टार्ट किए थे 400 स्पिंडल का रिंग फ्रेम आता था, फिर 480 आया, 576 आया, 624 आया, 864 आया, 1008 आया, और भी आ गया 1824 तक आ गया। वो आगे भी और बढ़ता रहेगा। वो जितना बड़ा स्पिंडल का कैपेसिटी रहेगा ना, उतना यूनिट पर केजी कम आता है। वो उसी पर्पज में बढ़ाया जाता है कैसे यूकेजी कम आए। तो कोशिश करो मैक्सिमम स्पिंडल कैपेसिटी रिंग फ्रेम लेने के लिए, ठीक है। यूज कंप्रेसर आज पर रिक्वायर्ड। तो कंप्रेसर जो होता है, समझ लो आपने 10,000 स्पिंडल का कैपेसिटी का मशीन लगा, तो आपको कंप्रेसर जिस कैपेसिटी का चाहिए उसी कैपेसिटी का लीजिए, ज़्यादा बड़ा लेने का ज़रूरत नहीं है। वो आप देखिए कितना कैपेसिटी का कंप्रेसर लेने से सही रहेगा। समझ लो आपकी बहुत बड़ा मिल है, तो आपने क्या किया, मतलब कंप्रेसर 3-4 रखा, तो 3-4 रखा तो कम से कम दो कंप्रेसर कंटिन्यू चले। दो कंप्रेसर कभी कभी चले, बंद हुए, स्टैंड बाई में बंद रहे, चालू रहे, तो उसमें एयर कंजप्शन कम होता है। वो चेक लीकेज जब कंप्रेस्ड एयर अटेंडेड, वो कंप्रेसर एयर जहाँ जहाँ यूज होता है, इसको बीच बीच में चेक करिए कहाँ लीकेज है, कहाँ पे मतलब मिस यूज होता है एयर का। वो अगर लीकेज तब मालूम पड़ जाएगा, इसको अटेंड करिए। और अवेयरनेस रिगार्डिंग प्रोसेस बड़ी क्लीनिंग ऑफ वर्कर्स। वर्कर लोग क्या करते हैं, मतलब चाय पीने जाएंगे तो प्रेशर मार कर जाएंगे, लंच जाएंगे प्रेशर मार कर जाएंगे, ऐसे नहीं अलाउ करना। वो उसका बहुत खर्चा होता है। उसके बाद ड्यूरिंग हॉलीडे चेक लीकेजेस बेस्ट टाइम पर ट्रेस आउट। जब छुट्टी का दिन रहता है, पूरा डिपार्टमेंट साइलेंट हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे आप मशीन बंद करोगे ना, 5-10 मिनट में पूरा 4-5 आदमी का चेक कर लीजिए कहाँ पे आवाज आ रहा है एयर लीकेज। तो इसको तुरंत उसी दिन अटेंड कर देना, अगला दिन तक नहीं रखना। ट्राई टू परचेज स्प्रिंग लोडेड टॉप आर्म रिम्फ्रेम। रिम्फ्रेम सिंपलेक्स में न्यूमेटिक फैन वाला नहीं रख के स्प्रिंग लोडेड टॉप आर्म लगा, ताकि एयर कंजप्शन कम रहे। ड्यूरिंग कार्डिंग जनरल क्लीनिंग फिक्स द टाइमिंग। कार्डिंग का जब जनरल क्लीनिंग होता है, कटन में दिल्ली होता है, पॉलिस्टर में अल्टरनेटिव होता है, जो भी होता है, एक फिक्स टाइम रखो। दिन में समझ लो 9 से 9:45 तक क्लीनिंग होगा, तो उसी टाइम कंप्रेसर आप एयर सप्लाई दो, बाकी टाइम नहीं देना। बाकी टाइम दोगी तो मिसयूज होगा। ऑल एयर पॉइंट्स मस्ट केप्ट विथ लॉक एंड की। जहाँ पे एयर खुलने की जगह है, तो वहाँ पे आप डब्बा लगा के ताला चाबी रखिए, जब जरूरत है खुलने का। ट्राई टू अवॉइड प्रेशर क्लीनिंग ऑफ ड्रॉप जेल। कभी कभी देखना सिंपलेक्स में रिंग फ्रेम में सफाई होता है ना, एयर प्रेशर खोल के पूरा ऐसे ड्रॉप जेल में सफाई करते, बिल्कुल अलाउ नहीं करना सिंपलेक्स और रिंग फ्रेम में एयर प्रेशर क्लीनिंग। ट्राई टू अवॉइड प्रेशर क्लीनिंग ऑफ फ्लोर। जमीन पे कभी कभी प्रेशर मारते लोग, जमीन पे बिल्कुल अलाउ नहीं करना प्रेशर मारने के लिए। यूज लाइट वेट एल्यूमिनियम फैन फॉर आरएस फैन। आरएस प्लांट का जो बड़ा बड़ा पंखा रहता है ना, सप्लाई फैन रिटर्न फैन, उसका पंखा जो रहता है, उसमें जो ब्लेड लगता है, आजकल के एल्यूमिनियम का ब्लेड आता है, बिल्कुल हल्का वजन का, तो वो अगर लगाओगे तो पावर कंजप्शन कम रहेगा। डू नॉट अलाउ हैवी वेट स्पिंडल्स फॉर मैनुअल रिपेयर। कभी कभी देखना ऑटो डपिंग का मशीन है, वो स्पेयर पार्ट दिए नहीं, इसको मैनुअल डपिंग कर रहे हैं, लेकिन स्पिंडल वही वजनदार स्पिंडल है। तो वजनदार स्पिंडल रहेगा तो उतना घुमाने में ताकत लगेगा, बिजली खर्चा होगा, तो वो स्पिंडल चेंज कर लीजिए, इतना हैवी स्पिंडल नहीं रखना। उसके बाद देखो ओएसटीसी पार्किंग टाइम मस्ट अलाउड फॉलोड स्ट्रिक्टली। जैसे रिम फ्रेम में डप आता है तो 300 मीटर 500 मीटर को पार्किंग टाइम डालना ना, उतना टाइम ओवरहेड बंद रहेगा, डपिंग भी हो जाएगा, और अपना पावर कंजप्शन में उतना देर का भी कम पड़ जाएगा, मतलब यूज नहीं होगा। वाईसीपी साइकिल टाइम कंट्रोल आज पर रिक्वायरमेंट। वाईसीपी पे समझ लो आपकी 30-35 मिनट में आपकी कवर हो जाता है, कंडीशन ही हो जाता है, तो उतना रखिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं कि 1 घंटा रखना, 1.25 घंटा रखना, तो वो टाइमिंग आप मेंटेन करना। अवॉइड रिजेक्शन कोन टू रिवाइंडिंग। समझ लो कोन आपकी खराब हो गया, इसको रिवाइंडिंग करना, रिवाइंडिंग करोगे फिर रिवाइंडिंग का खर्चा लगेगा, तो रिवाइंडिंग वगैरह बिल्कुल कम से कम होगा, उसी हिसाब से रहिए। और यूज स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ पेपर कोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का पोची कोन यूज करेगा। आधी कोन बना फेंक दिया, फिर फुल कोन होने को 100 ग्राम बाकी था फेंक दिया, जब फेंक देगा वो कोन डैमेज भी हो गया, कोई काम नहीं आएगा कोन का, फिर रिवाइंडिंग करना पड़ता है।
और रिवाइंडिंग करोगे तो फिर ऑटोकोलर चलाओगे, कंप्रेसर चलेगा, आदमी लगेगा। तो पेपर कौन भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का यूज करना, बिल्कुल सस्ता के चक्कर में नहीं रहना। और मैं सोचता हूँ यूकेजी का मैटर में ये टॉपिक सब कवर हो गया इसका। इसको ध्यान रखिए और अपना मिल का यूकेजी कम करिए। थैंक यू।